Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the types of feedback mechanism, negative feedback mechanism and positive feedback mechanism in detail. तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं होम्योस्टेसिस के बारे में और हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस जो है वो फीडबैक मैकेनिज़्म के तहत काम करता है और उसके कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे और फीडबैक मैकेनिज़्म के टाइप्स पढ़े थे। तो इस लेक्चर में हम फीडबैक मैकेनिज़्म के जो टाइप्स हैं और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में हमने पढ़ा था कि थर्मो रेगुलेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, एथेरोपोइसिस, वाटर बैलेंस, ह्यूमन ब्लड प्रेशर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये एज अ नोट्स के तौर पे आप इनको एक नज़र देख लें। उसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे चाइल्ड बर्थ है, ब्लड क्लॉटिंग है, ये लैक्टेशन है। तो ये नोट्स के तौर पे आप इनको देख लें, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में। तो अब हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में जो हमारा फर्स्ट जो एग्जांपल था वो था थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं और जो नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल है। तो क्या होता है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि रिकॉग्नाइज द चेंज एंड ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल। तो जब हम कोई ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो क्या होता है कि ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करने से, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करने से हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो राइज़ हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। नॉर्मल अगर हम ग्लूकोज की लेवल की बात करें तो वो 80 टू 130 होती है, ठीक है जी, mg/dl। तो जब हम कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाती है, 150-180 तक हो जाती है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है तो पेनक्रियास हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, एक ग्लैंड है, उसमें बीटा सेल्स होते हैं, वो उस लेवल को डिटेक्ट करते हैं, मालूम करते हैं कि जी ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज़ हो गई है और वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं। दे कन्वे मैसेज फ्रॉम वन ऑर्गन टू एन अदर। तो मीठी चीज़ें खाने से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स उसको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट करने के बाद वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं और इंसुलिन आती है लिवर के पास और बॉडी के सेल्स के पास। तो बॉडी के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, ठीक है। और जो लिवर है वो क्या करता है? जो एक्सेस ग्लूकोज है ब्लड में उसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और अपने पास स्टोर करके रखता है। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन ऐसा समझें कि बहुत सारे जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। और हमारी बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होती, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। तो इसी तरह जो एक्सेस ग्लूकोज है लिवर इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है और कुछ सेल्स हमारे बॉडी के उसको इस्तेमाल कर देते हैं और जो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल है वो कम हो जाती है, नॉर्मल पर आ जाती है। जब दूसरी तरफ जब हम 6 से 8 घंटे कुछ भी नहीं खाते, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है। तो हमारे पेनक्रियाज में अल्फ़ा सेल्स होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा सेल्स क्या करते हैं? वो डिटेक्ट करते हैं कि भाई ग्लूकोज की लेवल कम हो गई है और वो सीक्रेट करते हैं, एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन ग्लूकागान। ग्लूकागान, ग्लूकोज हैज़ गॉन मतलब ग्लूकोज कम हो गई है, तो इस सिचुएशन में ग्लूकागान सीक्रेट होता है और ग्लूकागान क्या करता है? लिवर के पास आके इसको मैसेज देता है कि ग्लूकोज की लेवल कम हो गई है। फिर लिवर क्या करता है कि लिवर के पास जो स्टोर्ड फॉर्म में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो ग्लूकोज पड़ी हुई थी उसको ग्लाइकोजन को ये ब्रेक डाउन करेगा वापस ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज ब्लड में ऐड कर देगा। तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल वापस नॉर्मल आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इसी तरह
ये हमारा एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का कि रिकॉग्नाइज द चेंज एंड ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है एरिथ्रोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जब रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो ऑक्सीजन कम होगी। इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब रेड ब्लड सेल्स कम होंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। ठीक है। तो हाइपोक्सिया की वजह से टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। अब ब्लड में क्या होता है कि हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होता है। जब हाइपोक्सिया होगी तो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल जो फैक्टर है वो रिलीज होगा। वो फैक्टर आएगा किडनी के पास और किडनी सीक्रेट करेगी एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है और ये आके मैसेज देगा बोन मेरो में, ब्लड में, बोन मेरो को मैसेज देगा बोन में। ठीक है। कि बोन में क्या होता है? बोन मेरो होती है। बोन मेरो के अंदर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं और वो क्या करवाते हैं? एरिथ्रोपोइसिस करवाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और जैसे ही रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे वो आ जाएंगे ब्लड में और रेड ब्लड सेल की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल हो जाएगी और जो हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर है वो कम हो जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो दूसरा जो हमारे पास है एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का वो है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कि जब रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं तो हाइपोक्सिया हो जाती है। हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर इंक्रीज हो जाता है और किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करती है। एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बोन के पास आके बोन मेरो में एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस इंक्रीज होने से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का वो है वाटर बैलेंस। कि क्या होता है कि जब स्वेटिंग होती है, हमें ज़्यादा पसीना आता है तो वाटर की जो कंटेंट है ब्लड में वो कम हो जाता है। वाटर की जो मिकदार है वो कम हो जाती है। जब वाटर कम हो जाता है तो मैसेज चला जाता है ब्रेन के पास और ब्रेन मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब में एक हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच सीक्रेट करेगा और एडीएच जो है वो किडनी को आके कहेगा कि आपने यूरिन कम बनाना है, यूरिन में वाटर को लॉस नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम है। तो किडनी क्या करती है? स्मॉल वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन बनाती है कि जो यूरिन बनेगा वो थोड़ा होगा, उसमें वाटर की क्वांटिटी कम होगी और वो यूरिन कंसंट्रेटेड होगा। मतलब उसमें जो है वो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनाइन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम इसको कंसंट्रेटेड यूरिन कहते हैं। अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होगा कि हमारी ब्लड में जो वाटर की कंटेंट है वो हाई हो जाएगी। मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन कहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि आपने एडीएच कम बनाना है। जब एडीएच कम बनेगा तो किडनी जो है वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं करेगी और ज़्यादा जो वाटर है वो यूरिन में बाहर निकाल देगी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। अब इस यूरिन में पानी ज़्यादा है तो डाइल्यूटेड यूरिन होगा, इस यूरिन में पानी कम था तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। इसी तरह ये नेगेटिव फीडबैक एग्जांपल थे। उसके बाद हमारे पास है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ये भी एक एग्जांपल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में एओर्टा में कैरोटिड आर्टरीज में बेरो रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं जी? बेरो रिसेप्टर्स। बेरो रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को मालूम करते हैं। तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो कैरोटिड आर्टरीज में बेरो रिसेप्टर्स उसको मालूम करके ब्रेन को इन्फॉर्म करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना कि फीडबैक मैकेनिज्म के तीन जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। रिसेप्टर, तो हमारे पास ये बेरो रिसेप्टर है, ये मालूम करके कंट्रोल सेंटर ब्रेन को बताएंगे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब कंट्रोल सेंटर ब्रेन जो है वो प्रोसेस करके इफेक्टर को ऑर्डर देगा, स्टिमुलेट करेगा।
इफेक्टर कौन से हैं हमारे पास? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बेरोरिसेप्टर्स मालूम करेंगे, बताएंगे किसको? ब्रेन को। ब्रेन फिर इफेक्टर को स्टिमुलेट करेगा, ब्लड वेसल्स को कहेगा वेजोडायलेशन, और हार्ट जो रेट है उसको डिक्रीज कर देगा। जैसे ही हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, वेजोडायलेशन होगी, ऑटोमेटिकली जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। इसी तरह जब ब्लड प्रेशर कम होता है, तो बेरोरिसेप्टर्स उसको मालूम करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं ब्रेन को। ब्रेन ब्लड वेसल्स को कहता है वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाए, और हार्ट को कहता है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाए, तो ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो इंक्रीज होकर नॉर्मल की तरफ आ जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थे जी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। अब हमारे पास है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है? रिकॉग्नाइज द चेंज एंड इंक्रीज इट। उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बेबी बर्थ। कि क्या होता है कि बेबी जो है वो यूटेरस में होता है। यूटेरस का ये जो पार्ट है इसको हम सर्विक्स कहते हैं। तो जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है, तो जो हेड है बेबी का वो सर्विक्स को टच करता है। जैसे ही हेड ऑफ बेबी सर्विक्स को टच करेगा, तो सर्विक्स में स्ट्रेच प्रोड्यूस होगा। अब स्ट्रेच की वजह से वहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स हैं वो मैसेज लेके जाएंगी ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में ऑक्सीटोसिन होता है, और ऑक्सीटोसिन आके क्या करेगा कि जो यूटेरस है, ये जो यूटेरस है इसकी वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही इसकी वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, बेबी बर्थ हो जाएगा। तो जैसे जैसे बेबी का हेड जो है वो सर्विक्स को टच करेगा, ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाएगी। तो रिकॉग्नाइज द चेंज एंड इंक्रीज इट। तो जैसे ही बेबी टच करेगा इंक्रीज होती जाएगी जब तक बर्थ ना हो जाए। जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। दूसरा जो हमारे पास एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का वो है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होता है कि जब भी इंजरी होती है, तो वहाँ के जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज करते हैं। सबसे पहले इंजरी होती है, इंजरी होने के बाद क्या होता है, वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन होती है कि वो जो एरिया है वो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं ताकि कम से कम ब्लड लॉस हो सके, और वहाँ के सेल्स केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल क्या करता है कि नियर बाय जो प्लेटिलेट्स हैं उनको जो इन्फॉर्म करता है, और वो जो प्लेटिलेट्स आके वहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स वहाँ पे आने के साथ साथ वो भी केमिकल रिलीज़ करते हैं ताकि वो केमिकल जाके जो दूर वाले प्लेटलेट्स हैं उनको इन्फॉर्म करें। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो केमिकल की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और वो क्या कर रही है कि दूसरे जो हैं प्लेटलेट्स को इन्फॉर्म करेंगी। इस तरह दूसरे प्लेटलेट्स जब आएंगे तो वो भी केमिकल रिलीज़ करेंगे, वो जाके दूसरे प्लेटलेट्स को इन्फॉर्म करेंगे। तो जब इंजरी होती है, इंजरी वाली साइड पे क्या होगा? सबसे पहले वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन के बाद वहाँ के सेल्स केमिकल रिलीज करेंगे, वो केमिकल नियर बाय प्लेटलेट्स को बुलाएंगे, और जो प्लेटलेट्स आके वहाँ पे प्लग बनाएंगे। ठीक है जी। अब प्लग बनाने के बाद फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन सा? सबसे पहले हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन है, वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में, और थ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। अब ये जो हमारे पास प्लेटलेट का प्लग बना था, अब यहाँ पे जो फाइब्रिन है वो यहाँ पे आके इनको आपस में एक मेश बनाएगा, एक नेटवर्क बनाएगा, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो इसी तरह ब्लड क्लॉट बन जाता है प्लेटलेट्स और फाइब्रिन की मदद से। ये है क्लॉटिंग फैक्टर का मैकेनिज्म कि जब प्लेटलेट्स क्लॉट प्लग बना लेते हैं, उसके बाद जो है ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन और जो प्लेटलेट का प्लग है ये आपस में मिलके ब्लड क्लॉट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का वो है जी लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होता है कि व्हेन बेबी सक्स द निपल ऑफ मदर, कि जब बेबी माँ की निपल को सक करता है तो जो मैसेज है वो जाएगा ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में, और उसको कहेगा कि प्रोलैक्टिन रिलीज करो। जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो प्रोलैक्टिन क्या करेगा? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो जब बेबी निपल को सक करता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है, और दूसरा जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है।
प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो मेम्बरी ग्लैंड है उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो इसी तरह जो बेबी को मिल्क जो है वो मिलता रहता है। जैसे ही बेबी जो है निपल को सक करता है, मैसेज जाता है, प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है, ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती जाती है। तो रिकॉग्नाइज द चेंज एट इंक्रीजिंग, जितना बेबी निपल को ज़्यादा सक करता रहेगा उतनी प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की इंक्रीज होती रहेगी। जैसे ही बेबी निपल को सक करना छोड़ देगा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी। थैंक्स।